लाइट वगैरह ऑन है सब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो एक बड़ी सूचना है कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो LIC का नोटिफिकेशन आया है, LICW। एक्चुअल में बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार भी करते हैं। इसका बड़ा रीज़न ये है कि ये वैकेंसी एक इस तरह की वैकेंसी है जिसके अंदर हाईएस्ट सैलरी और इसके साथ में सबसे बेस्ट जॉब कहलाती है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी भारत की अगर मैं बात करूं तो वो है LIC, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो उसकी एक वैकेंसी है जिसको हम बोलते हैं WAO, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी होती है। एक ADO की होती है और एक असिस्टेंट की होती है, और एक आती है WAO की। वैकेंसी कम है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो इसकी सैलरी है लगभग 1,25,000 से स्टार्टिंग होती है, यानी कि फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी ये रहती है। और इसके अंदर क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम किस तरीके से होगा, पूरा नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना लास्ट तक, ताकि क्या है कि आपको थोड़ा बहुत पता रहे किस तरीके की चीज़ें हैं। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि बैंको करियर अकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बैंको अचीवर्स, है ना, वहाँ पर ये वीडियो हम लोग आपको समय समय पे प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले भी बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस मैंने प्रोवाइड करवाई थी। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन आया है, अभी कल ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कितनी है, 350 है, यानी कि 350 वैकेंसी है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसी इस साल की जो है वो है 341, और पीछे की बैकलॉग वैकेंसी जो है वो है 9। तो टोटल वैकेंसी होती है 350, जिसके अंदर OBC और EWS, ठीक है, और इसके साथ में अदर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट ज़्यादा वैकेंसी जो है अदर कैटेगरी की है, यानी कि जनरल कैटेगरी कह सकते हैं। और इसके साथ में OBC की 91 है और EWS की जो है वो 38 वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। SC की बात करें तो 51 और ST की बात करें तो 28 वैकेंसीज है, टोटल 350 है। अब क्या है कि एक्चुअल में ये जो एग्ज़ाम है, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो ये चीज़ें हमारे सामने दी गई है। जैसा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने, रजिस्ट्रेशन भरना करना स्टार्ट होगा वो 16/8, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। आज 17 है, यानी कि शनिवार को ये स्टार्ट हो चुका है, कल से, है ना। तो 16/8 से लेकर, और ये लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर 2025 तक रहने वाली है, यानी कि 8 तारीख तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो अपना क्या है कि 10वें महीने में होगा, अक्टूबर के अंदर, ठीक है। और 3 तारीख फिक्स डेट है, 100% इसी तारीख को हो ही जाएगा, इसमें आगे पीछे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो मेंस एग्ज़ाम है वो, यानी कि जो, क्योंकि 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री होगा एक मेंस होगा, उसके बाद में इसके अंदर इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। जो मेंस एग्ज़ाम है वो आपका यानी कि 11वें महीने में होगा, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या है कि अगर एज की बात करें, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो दिया गया है कि मिनिमम जो है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 1/8/2025 तक 21 साल से ऊपर होने चाहिए। और जैसा कि अगर हम देखें कि जैसे दिया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट का यानी कि 2/8/1995 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है ना, तो वो ये अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी कैंडिडेट का 1/8/2004 के बाद का बर्थडे है तो अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन कंडीशन है, अप्लाई कर भी सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से हो तो 3 साल का है। अगर आप PWBD में है, यानी कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह आते हैं या फिर एक्स सर्विस में ना, उनके अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग चीज़ें रहने वाली है, तो वो इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, जिन बच्चों की एज इस समय यानी कि 21 साल से लेकर 23 साल तक है, वो सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हम लोगों ने देखनी है, वो ये है कि सबसे पहले जो कैंडिडेट यानी कि कोई भी तरह का फॉर्म अप्लाई करते हैं SC ST को छोड़कर या फिर स्पेशल कैटेगरी को छोड़कर, तो आपकी 750 रुपये प्लस GST इसके अंदर चार्ज लगेगा। बाकी के लिए जो है 85 रुपये फीस दी गई है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो हम जिनके बारे में चर्चा करनी थी, वो ये है कि इसमें फेस 1 जो होगा, ठीक है, फेस 1 के अंदर 3 सेक्शन आते हैं। आपका रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि ये आएंगे, हालांकि इससे ऊपर भी रहता है। तो
क्या रहता है कि रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन अब की बार इन्होंने साथ साथ में क्या किया है कि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिए हैं, यानी कि पहले से निर्धारित कर दिया कि आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो कितने रहने चाहिए। जैसा कि SC ST कैटेगरी से है तो 16 नंबर आपको चाहिए 35 में से। अगर आप अदर कैटेगरी से हो यानी कि OBC से हो, EWS से हो या जनरल से हो तो आपको 18 नंबर तो लेके ही आने पड़ेंगे। क्वांट के अंदर इन्होंने बोल दिया है 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है, लेकिन इसके अंदर भी आपको मिनिमम 18 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे और SC ST के लिए 16 नंबर है। ठीक है, इंग्लिश के लिए इन्होंने पहले से निर्धारित कर दिया है क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, मार्क्स 30 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कि मिनिमम मार्क्स, ठीक है, वो 9 है, ठीक है, और 10 है। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, 2 स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, ये जो यानी कि रैंकिंग के अनुसार है ना, काउंट नहीं होंगे आपके मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये खास करके ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमने क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब ये हो गया मिनिमम मार्क्स लेके आने, चाहे आपके 10 आए, चाहे आप SC ST से हो तो 9 आए, लेकिन आपके क्वालिफाइंग के अंदर ये जो है काउंट नहीं होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें जो आपका मेंस एग्जाम होगा, फेज 2 का एग्जाम होगा। अच्छा, उसके लिए जो टाइम है वो भी दिया गया, 20-20 मिनट तीनों सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। जो आपकी मार्क्स मेरिट बनेगी, ठीक है, तो वो भी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इन दोनों में से क्वालिफाई इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज सेकंड की। तो इसके अंदर पहला जो है वो आपका कौन सा है, रीजनिंग है। उसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि ये आपका यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ यानी कि क्या है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस 2 है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब ये हो गया कि आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का भी, यानी यहाँ आपके मेंस एग्जाम में इंग्लिश नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको यहाँ पर इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा आपको, यानी कि चाहे वो आपका ऐसे हो या फिर मान लो कोई एप्लीकेशन है वो आपको लिखनी होगी, तो वो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और मैथ की बात करें तो यानी कि 30 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो 90 है। और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 और 60, यानी कि 30 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन दी गई, आपको इतने नंबर तो लेके ही आने हैं तो ही आपका पेपर क्लियर होगा, अन्यथा आपका पेपर चेक भी नहीं होगा। एक में भी आप रह गए तो आपका यानी कि क्या है, टोटल मेरिट क्या रहते हैं वो डिपेंड करता है उस समय कितनी मेरिट जाती है उसके अनुसार रहेगा। टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है, जिसमें रीजनिंग के लिए 40 मिनट है, जनरल अवेयरनेस के लिए यानी कि करंट अफेयर के लिए 20 मिनट है, और मैथ के लिए 40 मिनट है, और 20 मिनट आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है उसके लिए। 30 मिनट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये भी दिया गया क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ देखना है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, बाकी इसमें कोई काम नहीं है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं जब फॉर्म अप्लाई करना आप लोगों ने तो किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक तो फोटो, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपके पास फ़ोटो रिसेंट की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 10th क्लास की फ़ोटो और अब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो रिसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स के अंदर आपका सिग्नेचर जो है वो अलाउ नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। सपोज मेरा नाम संदीप है, अगर मैं ऐसा सिग्नेचर कर रहा हूँ तो ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये अलाउ नहीं होगा। आपका सिग्नेचर जो है एस पहला लेटर बढ़ाओ, उसके बाद में आप जो मर्जी लिख दो। आप हिंदी में जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका सिग्नेचर अलाउ होगा। लेकिन कैपिटल लेटर इंग्लिश के अंदर आपका सिग्नेचर अलाउ नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, डिक्लेरेशन दी गई है। ये डिक्लेरेशन आपको लिखना है खुद से, ऐसा ना हो किसी दोस्त से लिखवाकर और उसके बाद में हम ये फॉर्म अप्लाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिक्लेरेशन आपकी खुद की होनी चाहिए, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक, अब बात करते हैं मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, या जिसके लिए हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये बेसिक पे दिया गया है, LIC की सैलरी स्लिप है किसी स्टूडेंट की, जो मैंने यहाँ पर डाली है ना। और ये अगर हम बात करें तो सैलरी स्लिप जो है 2024 के 11वें महीने की सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो दिया गया 88,635 रुपये बेसिक पे होता है इसके अंदर। ठीक है,
टोटल ग्रोस इनकम जो आपकी होती है, टोटल अर्निंग जो आपकी होती है, इसके अंदर 1,20,674 रुपये आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें से अगर आपके डिडक्शन होता है, जैसे इनकम टैक्स का हो गया, ठीक है, आपकी कोई स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, या जीआईएस प्रीमियम हो गया आपका, है ना, और कोई अगर आपकी है तो वो सारी चीज़ें कटवा के जो है आपको टोटल जो सैलरी कैश इन हैंड मिलती है वो कितनी मिलती है, 1,07,222 रुपये सैलरी आपकी कैश इन हैंड में है। यानी कहने का मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी होती है। इससे पहले मैंने बताया था एक्चुअल में ईपीएफओ की एक वैकेंसी निकलती है, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर भी लगभग यही सैलरी पैकेज रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन अगर आप एक बार इसमें लग जाते हो तो ऐसा समझ लो कि हाँ सब कुछ इसके नीचे है बाकी सब। चाहे आप आरबीआई में लगो, ठीक है, आरबीआई नाम बड़ा है, ठीक है, असिस्टेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन जो एलआईसी की जो बात है वो अलग है। ठीक है, इंश्योरेंस, फैमिली को भी टर्म इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ बेनिफिट्स आपको जो है ये एलआईसी प्रोवाइड करवाता है। तो अच्छे तरीके से मेहनत करो, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, पेपर वही जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है वही एग्ज़ाम दे सकता है, वही चीज़ें आएगी जो बैंक में आती है। तो इसमें इतना अपने को डरने की वगैरह की आवश्यकता है नहीं, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। तो बाकी जो हमारी इस चैनल से जुड़े रहो। बैंकिंग के नए बैच जो है अभी अगर मैं बात करूँ तो 21 अगस्त से, ठीक है, 21 अगस्त से मॉर्निंग में 8 बजे से शुरू हो रहा है ना। तो आप लोग इस बैच में जो है अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एसबीआई का रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही है, हाईएस्ट सिलेक्शन दिए हैं हनुमानगढ़ के अंदर एसबीआई में, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के अंदर भी बात करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर। ठीक है, हालांकि ठीक है, अगर मान लीजिए किसी संस्था के पास कोई भी एकेडमी है, अगर उसके पास 1500 स्टूडेंट, अगर उसमें से 30, 40, 50 सिलेक्शन होते हैं तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम बच्चों के अंदर अगर सिलेक्शन दिए तो वो बैंको कैरियर एकेडमी ने दिए हैं। और ख़ास करके एसबीआई की मैं बात करूँ तो हकीकत यही है कि 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो आपको एक वीडियो जोड़ डाला गया, उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर सब कुछ दिया गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। तो ये फॉर्म सभी ने अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट इसकी रहेगी 8 तारीख। थैंक यू सो मच।